नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू चैनल पे आप सबका वापस स्वागत है। आज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हमने जीएस 1 में ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है टेम्परेचर इन्वर्जन पे। टेम्परेचर इन्वर्जन वैसे एक स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन आज जो हमने क्वेश्चन लिया है उसको हमने करंट के साथ भी लिंक करा है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को जैसा पूछा गया है अकॉर्डिंगली हमको आंसर करना है। बेमतलब के डिटेल्स हमें इसमें लिखनी नहीं है। कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, क्या क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं सीएससी 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप मुझे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं little_simple_बुद्धा पे। आपको अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इनका जो पीडीएफ है वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा कौन सा टॉपिक से है? जीएस 1 के टॉपिक से है। चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स इन द फ्लोरा एंड फ्यूना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। इससे हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एक पार्ट हो गया, क्या करना है? टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है का मतलब है कि हमको इसमें डेफिनेशन लिखना है प्लस इसका एग्जांपल देना है कि भाई ऐसे होता है। इसके साथ ही देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या फ्रेमवर्क है। हम चाहें तो इसमें ये भी दे सकते हैं कि क्या रीजंस होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, क्यों होता है ये और कितने टाइप का होता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो ये हमारे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्सो एग्जामिन हाउ डज इट इम्पैक्ट द एटमॉस्फेयर एंड वेदर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अपने को एक्सप्लेन क्या करना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन जब होता है, सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद है कि जब होता है तो ये एटमॉस्फेयर और वेदर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अभी इम्पैक्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप स्मार्टली क्वेश्चन को आंसर करते हो तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको सब कैटेगराइज कर सकते हो कि द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन ऑन एटमॉस्फेयर एंड वेदर, और उसके बाद आप लिख सकते हो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की क्या क्या इसमें इश्यूज क्रिएट होते हैं, द इश्यूज एंड द अदर इम्पैक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन। तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इसको इस दो तरीके से सब कैटेगराइज करते हो ना, तो ये एकदम अलग ही इम्पैक्ट देगा एग्जामिनर पे कि आपने क्वेश्चन लिखते वक्त ही सोच लिया है कि भाई देखो इम्पैक्ट दो तरीका हो सकता है, अच्छा इम्पैक्ट भी होगा इसका और बुरा इम्पैक्ट भी होगा। तो दिस वुड बी अ वेरी गुड वे अगर आप इसे इस तरीके से आंसर करते हो तो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हमारा करंट का रोल आया है। व्हाट इज इट्स रोल इन ट्रैपिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को ट्रैप करने में इसका क्या रोल है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही विंटर आना स्टार्ट होगी ना, तो फोग की जो पॉल्यूशन होता है दिन भर में उसकी पूरी लेयर जम जाती है, सुबह दिखाई भी नहीं देता है कुछ। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपने देखा होगा जनरली कि इतना ज़्यादा फॉगी एरिया हो जाता है, आपको 5 मीटर 6 मीटर की डिस्टेंस में क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या ये जो पॉल्यूशन को ट्रैप कर रहा है, क्या इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन का कोई रोल है या नहीं है। तो ये हमारा इसमें करंट रिलेवेंट हो गया है। क्वेश्चन के पार्ट्स हैं हमारे 3, वर्ड हैं हमारे पास 250 वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन को अपने को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है। सबसे पहला, इन्वर्जन टेम्परेचर में क्या होता है, एग्जांपल दिया। रीजन एंड टाइप डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने वर्ड्स होंगे, हमारे पास कितना टाइम बचा है। सेकंड पोर्शन है कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट लिख दिया, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो गया। थर्ड, इसका रोल क्या होता है ट्रैपिंग पॉल्यूशन के अंदर, छोटा सा हमने लाइन बना के लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है, जब आप इसको आंसर कर रहे हो ना, तो हर क्वेश्चन को आंसर करते वक्त या तो आप से लिख दो 1 पार्ट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, पार्ट 2 इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन ऑन एटमॉस्फेयर, पार्ट 3 रोल इन ट्रैपिंग द पोल्यूशन। तो इससे क्या होगा कि जो चेक करते हैं उनको पता चलेगा कि अच्छा आपने तीनों पार्ट इसको आंसर करें। तो हमें इसको इस तरीके से बढ़िया रिप्रेजेंटेशन में लिखना है ताकि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसके आपके मार्क्स भी मिलें। अच्छा, रही बात डायग्राम्स की, टेम्परेचर इन्वर्जन का
क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा। आप एक जब इसमें डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन के टाइम पे आप यहाँ पे एक डायग्राम बना के शो करोगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से जो कोल्ड लेयर है वो दो जो सरफेस और अर्थ और वार्म लेयर के बीच में कैच हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। सेकंड, इम्पैक्ट के अंदर आपके पास अगर जगह बचती है, अगर आपको कोई डायग्राम याद में आता है तो आप उसका डायग्राम डेफिनेटली बना दो। अच्छा, रोल इन ट्रैपिंग पोल्यूशन के अंदर आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे एक छोटा सा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम आप इसमें बना सकते हो। तो पॉसिबिलिटी है डायग्राम बनाने की, मैप बनाने की ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है कि कहाँ पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर पूछा जाता वेयर तो हम लोकेशंस दिखाते, या क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी क्लियर नहीं होता तो हम दिखा सकते थे। लेकिन इसमें क्या, क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर कट पूछा है आपसे, बहुत ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन में लोकेशन का यहाँ पे कोई रोल आ नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे लोकेशन को नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। देखो, कंटेंट इसके अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एनसीईआरटी का कंटेंट है ये। एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से टेम्परेचर इन्वर्जन को एक्सप्लेन करके रखा है, तो आप ये कंटेंट वहां से लोगे। मैं आपको बहुत ही हल्का सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से आंसर का फ्रेमवर्क करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, आपने ऑलरेडी समझ के रखा है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाके नहीं समझाऊंगी कि कैसे होता है, क्या रीजंस है, कितने इसके टाइप्स हैं, क्या कैसे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। हम बहुत ही ऊपर से मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि जो टॉपिक, अगर स्टैटिक का कोई टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ तो अगर उस टॉपिक को अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी करूँ, जो ऑलरेडी करके रखा है हमने चैनल पे, अगर आपको लगता है कि करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल सी दैट ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार ओवरव्यू में देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही हम ऊपर हाइट में जाते हैं, जैसे जैसे हमारा हाइट इंक्रीज होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने का रीज़न क्या होता है कि जो एयर है वो ऊपर एक तो कम डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है, और दूसरा एयर का सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं रहता है डायरेक्ट, जो कन्वेक्शन होता है वो वीक होता जाता है। इसकी वजह से ऊपर की एयर ठंडी रहती है कंपैरेटिवली टू दी एयर नियर टू दी सरफेस। सरफेस के पास में वार्म एयर रहती है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, जैसे हाइट इंक्रीज होगी हमारा टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। लिख के रखा है टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही हाइट में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होने की बजाय टेम्परेचर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको, इस सिचुएशन को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो क्या लिखा है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर। और नॉर्मल बिहेवियर क्या है, हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्लाइन होगा। और इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्लाइन नहीं हो रहा है, तो इन विच अ कूल एयर ऑफ द सरफेस इज ओवरलेन बाय अ लेयर ऑफ वार्मर एयर। नॉर्मल सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पे हवा गर्म है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कूलर एंड कोल्ड एयर होती जाएगी। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा कि ऊपर जैसे जा रहे हैं, कूल टेम्परेचर कम होता जाना चाहिए, कूल एयर आती जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एक वार्म एयर का एक जो पॉकेट है वो यहाँ पे फंस गया है। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर ऑफ द कोल्ड एयर्स, इन दोनों के बीच में ये ऐसे सैंडविच्ड हो गया है, ठीक है। वार्म एयर का टेंडेंसी क्या होता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, और कोल्ड एयर का टेंडेंसी क्या होता है कि कोल्ड एयर हमेशा नीचे की तरफ, सरफेस की तरफ में सबसाइड होती है। तो यहाँ पे अभी इसी की वजह से कि वार्म एयर को, पैकेट को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर और वेदर के अंदर हमारे इम्पैक्ट्स दिखाई देंगे। तो उसमें देखिए, इससे पहले एक बार देखो कि बनता क्यों है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, दिस इज एन अबनॉर्मल सिचुएशन। जैसे पहला रीजन है लॉन्ग विंटर नाइट्स में। जब लॉन्ग विंटर नाइट्स में क्या होता है, देखो जनरली सन से जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस आते हैं
अर्थ का सरफेस उनको कैप्चर करता है, और कोई भी ऐसी सरफेस या कोई भी ऐसा मटेरियल जो अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसे रेडिएट भी करेगा, तो ये इसको री एमिट करता है। जब ये री एमिट करता है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में इसको इमिट करता है, तो ये इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जब ग्राउंड से रिलीज होती हैं तो अपने आसपास की जो एयर होती है उसको वार्म कर देती है। तो जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जो ग्राउंड सरफेस के पास में लॉस ऑफ हीट होता है ड्यूरिंग द नाइट, अगर वो लंबी ठंडी रातें होती है तो वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के अमाउंट को एक्सीड कर जाती है। सो दैट इज वन कंडीशन। सेकंड क्या है, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई। अगर क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होता है तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू लॉस ऑफ हीट हो रहा है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ से वापस जा रही हैं, दे हैपन मोर रैपिडली, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। नहीं तो अगर क्लाउड्स होते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं। तो थर्ड क्या है हमारा, ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। आपको ये पता होगा कि टेम्परेचर और मॉइस्चर के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो अगर ड्राई एयर है पास में तो इट लिमिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएटेड हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो थर्ड रीजन हो गया हमारा। फोर्थ क्या है, अगर एयर का मोमेंट स्लो है, अगर तेजी से हवा चल रही है तो वो क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कर देगा और जल्दी से मिक्सिंग कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर एयर का मोमेंट स्लो है तो उसमें ट्रांसफर नहीं होगा और मिक्सिंग ऑफ हीट जो होता है वो भी बहुत ही स्लो रेट पे होगा। तो दिस इज अनदर कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि अगर स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस है, तो स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस में स्नो का एल्बिडो आपने सुना होगा कि एल्बिडो होता है तो इट रिफ्लेक्ट्स, तो रिफ्लेक्शन की वजह से मैक्सिमम लॉस ऑफ हीट हो जाता है। तो दीज आर लाइक 5 कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, जिनकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इसके अलावा भी डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का टाइप क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन का, हमारे रीजंस और भी हो सकते हैं। जैसे आप फ्रंटल इन्वर्जन के अंदर देखोगे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में बनता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या होता है, जो कोल्ड एयर का मास होता है, कोल्ड एयर मास, वो वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो इस पुश की वजह से ऊपर नीचे ठंडी हवा का पैच रहता है, ऊपर बीच में गर्म हवा का पैच हो जाता है, यहाँ पे वार्म एयर। रीजन क्या है, क्योंकि ठंडी एयर ने इसको ऊपर पुश कर दिया। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन है। अच्छा, फिर हमारा सबसिडेंस अच्छा ऊपर से देखते हैं, टेम्परेचर रेडिएशन इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन इन इंटर माउंटेन वैलीज, जिसके अंदर क्या होता है कि वैली और माउंटेन जो पीक होती है इनमें डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। सिमिलरली ग्राउंड इन्वर्जन, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन एंड सबसिडेंस इन्वर्जन हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। नाउ क्वेश्चन जो आ रहा है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन टेम्परेचर इन्वर्जन एंड इट्स टाइप। एक सिंपल छोटा सा स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है। देखो यूपीएससी बहुत छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकती है, इसलिए कभी ये अज्यूम करके मत जाना कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वैसे भी आ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन चारों टाइप को एक्सप्लेन कर दोगे डायग्राम के साथ में कि क्या अलग तरीके के फॉर्मेशंस होते हैं डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। तो ये आपका एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन एटमॉस्फेयर एंड वेदर। अभी मैं आपको इन जनरल सारे टाइप के डिफरेंसेस इम्पैक्ट्स बता रही हूँ। जब आप क्वेश्चन लिखोगे, जब आप ये क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट करोगे तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के साथ लिखोगे। अच्छा, पहला इम्पैक्ट क्या है कि फॉग इज फॉर्म्ड। फॉग का फॉर्मेशन होता है कब, जब सिचुएशन ऑफ द वार्म एयर अबव एंड द कोल्ड एयर बिलो होती है, तो जब फॉग की फॉर्मेशन की वजह से विजिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और जब ये फॉग अगर पॉल्यूशन के साथ मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्मोग, और स्मोग हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस रहता है। सेकेंड है इट कॉजेज फ्रॉस्ट ऑल्सो। कब फ्रॉस्ट कॉज होता है, जब कंडेंसेशन ऑफ द वार्म एयर होता है ड्यू टू इट्स कूलिंग बाय द कोल्ड एयर बिलो अकर एट द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सरफेस के पास में जो कूल एयर का पैच है, अगर ये बहुत ठंडा है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके ऊपर जो वार्म एयर का लेयर है वो कंडेंसेशन हो जाता है उसमें। थर्ड है टेम्परेचर इन्वर्जन ऑल्सो डिटरमाइन द प्रेसिपिटेशन क्लाउड फॉर्मेशन में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। जब मॉइस्चर, जो वाटर वेपर्स होता है, जो मॉइस्चर होता है, जब वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के ठंडा होता है, जब तो वो लेटेंट हीट रिलीज करता है। जब वाटर वेपर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर इन्वर्जन का रीजन बनती है।
अच्छा, जो टेम्परेचर में डेली वेरिएशंस होते हैं वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड इन कॉज ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये अच्छी बात है, ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जो पॉल्यूशन, लेकिन नेगेटिव ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छी बात ये है कि पॉल्यूशन स्प्रेड नहीं हो रहा है, और नेगेटिव बात क्या हो जाएगी कि आपका पॉल्यूशन एक ही जगह पे स्टेगनेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह पे पॉल्यूशन कंडीशंस एक्सट्रीमली सीवियर हो रही है, जैसे कि दिल्ली में हो जाती है जनरली। अच्छा, कन्वेक्शन क्लाउड्स कैन नॉट ग्रो हाई इनफ, तो इसकी वजह से कोई शावर वगैरह नहीं होते, लेस रेनफॉल होती है, तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होती है, तो दिस इज अवर नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, वैलीज जो होती हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से बहुत कोल्ड हो जाती हैं, तो क्योंकि देखो जो वार्म एयर है वो ऊपर है, बिल्कुल नीचे सरफेस के पास में कोल्ड एयर रहती है, तो उसकी वजह से बहुत वैली वाला एरिया इस तरह का एरिया होता है, तो यहाँ पे जब कूल एयर रहती है तो ये एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसकी वजह से पीपल फेस वेरी एक्सट्रीमली कूल वेदर एंड दे माइग्रेट अप टू दी हिल, क्योंकि यहाँ पे क्या गर्म हवा का पैच रहता है। अच्छा, इट ऑल्सो डिस्टर्ब द रेडियो सिग्नल इन दी एरियाज, वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स तक आ जाते हैं अगर टेम्परेचर इन्वर्जन जब ब्रेक होता है तो, और इसकी वजह से देयर माइट बी एन एब्सेंस ऑफ द माउंटेन एंड वैली ब्रिज ऑल्सो। सो देयर आर सम, ये तो मैंने बहुत ही कम से बताए और मैंने आपको बहुत ही स्कैटर्ड वे में बताएं, आप इसको अपनी तरीके से बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके गुड एंड बैड इम्पैक्ट दोनों के अंदर इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो गया है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कैसे ट्रैप करता है। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से ग्राउंड लेयर पे कोल्ड एयर रहती है, यहाँ पे वार्म एयर का पैच रहता है, और यहाँ पे फिर से कोल्ड एयर आ जाती है। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो यही है हमारा। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इफेक्टिवली इट पुट अ लिड ऑन दी एयर पॉल्यूशन। कोल्ड एयर क्या होती है, ठंडी होती है, डेंस होती है, दिस इज अ डेंस एयर। डेंस एयर क्या करती है, ये सरफेस के पास में रहती है, ये ज़्यादा मूव नहीं करती, तो ये मिक्स नहीं करती है। वार्म एयर का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि गर्म हवा ऊपर उठेगी, वो स्कैटर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा है तो ये इसको पकड़ के रखेगी, इसको ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर नहीं होने देगी। तो यूजुअली क्या होता है कि विंड और रेनफॉल होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स को लेके चले जाते हैं, उनको स्प्रेड कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये प्रोसेस नहीं होता है जब इन्वर्जन होता है, क्योंकि इन्वर्जन के अंदर पॉल्यूशंस का जो मिक्सिंग होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अच्छा, ये बहुत डिपेंड करता है कि पॉल्यूशन प्रोडक्शन, पॉल्यूशन की सीवियरिटी क्या होगी, उसकी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इन्वर्जन की स्ट्रेंथ पे कि कितना हेवी टेम्परेचर इन्वर्जन है। और स्ट्रेंथ से हमारा क्या मतलब है कि दो लेयर्स के बीच में, ये जो कोल्ड एंड वार्म लेयर है, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। अगर इनका डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर इन्वर्जन है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, ड्यूरेशन पे, कितने लंबे टाइम तक चलेगा। अगर छोटा है 1-2 घंटे का स्प्रेड हो गया तब तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, और भी ज़्यादा एयर पोल्यूशन को सीवियर कर देगा। एंड हाइट ऑफ द इन्वर्जन, की इनकी हाइट कितनी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पोल्यूशन का कंडीशन कितना सीवियर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन है, जिसका मतलब है कि दोनों के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है, तो लेस पॉल्यूशन डिस्पर्स होगा इन दी हायर एटमॉस्फेरिक लेवल। लाइकवाइज अगर लॉन्गर इन्वर्जन चल रहा है बहुत लंबे टाइम तक, तो पोल्यूशन उसमें बिल्ड होता रहेगा, और उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा कि एयर क्वालिटी वर्स्ट टू वर्स्ट होती रहेगी। एग्जाम्पल लिख देना इसका 1-2, जैसे 1952 में लंदन का ग्रेट स्मोक आया था, 2013 में बीजिंग का जो स्मोक था। दीज आर सम एग्जांपल जब टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर एयर पोल्यूशन का क्वालिटी एक्सट्रीमली सीवियर हो गया था। आप यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल भी दे सकते हो कि कैसे हर साल विंटर के अंदर दिल्ली के अंदर पोल्यूशन क्वालिटी सीवियर हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो स्प्रेड नहीं हो पाते। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये डायग्राम बना देना यहाँ पे, दिस इज अ वेरी यूजफुल डायग्राम। एंड विद दैट हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का क्वेश्चन खत्म होता है। आंसर कर दिए हमने सारे पार्ट्स। पहला था एक्सप्लेन करना था, हमने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल दे दिया, रीजंस बता दिए, हमने पूरा ये फिनिश कर दिया। सेकंड पार्ट था एग्जामिन हाउ इट इम्पैक्ट दी एटमॉस्फेयर एंड वेदर, बता दिया हमने कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स इसको बताना है। थर्ड था इसका क्या रोल है, इसको हमने डायग्राम के साथ समझा दिया, और यहाँ पे भी हमने डायग्राम बनाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अच्छा, एक जनरली आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि 250 वर्ड्स में हो गया है।
देखो ये प्रैक्टिस करने से आएगा, सबसे पहली बात है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे टाइम फ्रेम के अंदर कि इतने टाइम के अंदर मुझे फिनिश करना है, इतने वर्ड्स में मुझे फिनिश करना है, तो विद प्रैक्टिस अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे 250 शब्दों में हमें ख़त्म करना है। एंड आई रियली होप कि ये जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं आपने अभी समझ लिया है। अभी एक अपना पेन और पेपर लो, अपनी कॉपी खोलो, क्वेश्चन को लिखो और इस क्वेश्चन को रिटर्न के अंदर अटेम्प्ट करो। सिर्फ मेरे समझाने से आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, लेकिन जब तक आप उसे हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसका इफेक्टिव यूज़ नहीं होगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर फ्रॉम योर ओन हैंड। ओके, सो आई होप कि आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप चाहो तो अपने आंसर्स मुझे मेरे इंस्टा पे भी भेज सकते हो। सो आप थोड़ा अकाउंटेबल भी रह सकते हो कि little_simple_buddha पे आप मुझे भेज सकते हो। आप इस पूरे वीडियो का जो PDF है आप इसे मेरे इंस्टा के बायो से डाउनलोड कर सकते हो। जाते जाते आज का कोट देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला का एक कोट है एजुकेशन पे, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोट। इट सेज कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल कोट है। एजुकेशन की नई पॉलिसी जो आई है उस पर अगर क्वेश्चन आता है या इन जनरल एजुकेशन पे अगर कोई ऐसे आता है, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन एंड सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप वहाँ पे इस कोड को यूज़ कर सकते हो। And with that note, let's finish this question. I'll see you guys in the next question. Be happy. Jai Hind.